सौ दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 7वीं क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी साथियों को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है, तो इसका सही जवाब है जगनीत। जगनीत परमाल रासो की कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। फिर से सुनिएगा, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है रहीमदास। इस दोहे के रचनाकार रहीमदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो इसका सही जवाब है राजा मंजू को। राजा मंजू को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हालात-ए कन्हैया रचना है। हालात-ए कन्हैया रचना है, तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो की। हालात-ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में प्रधानता रही है। आदिकाल में प्रधानता रही है, इसका सही जवाब है रासो ग्रंथ की। आदिकाल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है। फिर से सुनिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है, तो इसका सही जवाब है कीर्तिलता में। कीर्तिलता में इन सभी का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, विशल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विशल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है गेय पद शैली। विशल देवरासों में गेय पद शैली का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता का नाम है। जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता का नाम है, तो इसका सही जवाब है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता है मधुकर कवि। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। भविष्यत कहा की रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है धनपाल। धनपाल को भविष्यत कहा का रचनाकार माना जाता है। यहाँ पे ये केशवदास की रचनाओं को शुक्ल ने 7 माना है। शुक्ल के अनुसार केशवदास की 7 रचनाएं मानी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार काव्य है, तो श्रृंगार काव्य किसे माना जाता है? विशल देवरासो को श्रृंगार काव्य कहा जाता है।
यहाँ पर हमने लिख रखा है कि बिहारी सतसई के 700 दोहे किसने माना है, तो शुक्ल जी ने बिहारी सतसई के 700 दोहे माने हैं। इसके अलावा 713 भी दोहे मिलते हैं, 719 दोहे भी मिलती हैं। सभी पुस्तकों में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई में कुल 700 दोहे माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की रचना नहीं है। पुष्पदंत की रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब है पौंचर्यु। पौंचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है। पौंचर्यु किसकी रचना है, तो यह स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है, यह स्वयंभू की रचना मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध है। तो सरहपा का संबंध किससे है, इनका संबंध है सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है, शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति है, तो शिलांकित कृति कौन सी है, राउल वेली शिलांकित कृति मानी जाती है। तो ये इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, तो इसका सही जवाब है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की रचना मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तो अमीर खुसरो किस रूप में जाने जाते हैं, ये तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन की रचयिता हैं। तो उपदेश रसायन की रचयिता कौन है, इसका सही जवाब है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी को उपदेश रसायन का रचयिता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कवि जिसको अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा कवि है जिसको अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विद्यापति को कवि शेखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है। खेलन कवि भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको पंचानन भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि कंठहार भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण ग्रंथ रचना है। व्याकरण ग्रंथ रचना है, तो इसका सही जवाब है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ रचना मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है, तो इसका सही जवाब है मेरुतुंग। मेरुतुंग को प्रबंध चिंतामणि का रचयिता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरफल अली अजिम वाहेरित भ्रमयंती। फिर से सुनिएगा, आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरफल अली अजिम वाहेरित भ्रमयंती। ये पंक्तियाँ हैं, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये पंक्तियाँ कढ़ापा की हैं। और कढ़ापा का संबंध किससे है, तो कढ़ापा का भी संबंध सिद्ध साहित्य से है। किससे है, सिद्ध साहित्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है। इसका सही जवाब है, सबसे पहले स्वयंभू आएंगे, फिर पुष्पदंत आएंगे, उसके बाद अद्दहमाण आएंगे और उसके बाद हेमचंद्र आएंगे। तो ये इनका सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस,
और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। फिर से सुनिएगा। डिंगल कवियों की वीरगाथाएं, निर्गुणियाँ संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन है, तो ये कथन किसका है? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य में स्वाभाविक विकास की बात कौन करता है? तो स्वाभाविक विकास की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं, स्वाभाविक विकास जैसे ही आए तो लगभग हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही वो कथन रहता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है, तो देखिएगा प्रबंध चिंतामणि, ये जैनाचार्य मेरतुंग की रचना है। रणमल्ल छंद, ये श्रीधर की रचना है। जय चंद प्रकाश, यह भट्टकेदार की रचना है। और जय मयंक चंद्रिका, यह मधुकर कवि की रचना है। तो यह इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि विद्यापति की रचना है, कवि विद्यापति की रचना है, तो इसका सही जवाब है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। इसके अलावा दान वाक्यावली, विभाग सार, यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये रचनाएं तो काफ़ी चर्चित हैं और आप सभी को पता भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब है मोहनलाल विष्णु पांड्या। मोहनलाल विष्णु पांड्या पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा की रचना है, अवहट्ट भाषा की रचना है, तो इसका सही जवाब है कीर्तिलता। कीर्तिलता जो कि विद्यापति की रचना है, यह अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की, तो इसका सही जवाब है अब्दुल रहमान ने आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना की है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है आदिकाल को। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है। वीरगाथा काल, आदिकाल को किसने कहा? तो ये शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? ये शुक्ल जी ने कहा। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, तो ये इसका सही जवाब है आल्हा। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह रचनाकार जिनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया है, वह रचनाकार जिनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया, तो किसकी रचनाएं हैं? वो बौद्ध सिद्धों की रचनाओं को
संध्या भाषा कहा गया है। कहीं कहीं पे आपको संध्या भाषा भी मिलेगा। अगला प्रश्न है 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 ले जिए शियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। फिर से सुनिएगा, बरस 18 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? इसका सही जवाब है परमाल रासो। और परमाल रासो को और क्या कहते हैं? तो इसे आल्हा खंड भी कहते हैं। आल्हा खंड, परमाल रासो का दूसरा नाम है आल्हा खंड। तो ये इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया। तो इसका सही जवाब है डिंगल भाषा। वीर रस की रचनाओं में प्रायः डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो आदिकालीन साहित्य में। हमारा अगला प्रश्न है शब्दानुशासन के लेखक हैं। शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है हेमचंद्र। हेमचंद्र शब्दानुशासन के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है खालिक बारी रचना है। तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। और इनकी कौन कौन सी रचना है? तो पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, ये सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो इसका सही जवाब है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। हमारा अगला प्रश्न है राउल वेली रचना है। तो राउल वेली किसकी रचना है? ये रोड़ा कवि की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है? ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम है सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले भारतेश्वर बाहुबली रास, फिर स्थूलभद्र रास, उसके बाद नेमिनाथ रास और फिर संगीत रत्नाकर। यह इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। हमारा अगला प्रश्न है स्वयंभू रचना है। स्वयंभू रचना है तो ये किसकी रचना है? यह पौमचर्यू रचना है। मैंने रचनाकार का नाम पहले बता दिया। पौमचर्यू रचना है। इसका सही जवाब है स्वयंभू। पौमचर्यू स्वयंभू की रचना मानी जाती है। और इसमें पौमचर्यू में किसका वर्णन है? तो इसमें राम के चरित्र का वर्णन है। राम के चरित्र का वर्णन है। और पौमचर्यू रचना जो कि स्वयंभू की है, इसे पूरा किसने किया? तो इसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। त्रिभुवन ये स्वयंभू का पुत्र था, इसने इसको पूरा किया। तो ये इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है 10वीं शताब्दी के कवि थे। 10वीं शताब्दी के कवि थे तो इसका सही जवाब है पुष्पदंत। पुष्पदंत को 10वीं शताब्दी का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है दोहा कोश रचना है। तो दोहा कोश किसकी रचना है? यह शरहपा की रचना है। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है। तो कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कुवलय माला कथा, सबसे पहले कुवलय माला कथा आएगी, उसके बाद राउल वेली, उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उसके बाद वर्ण रत्नाकर। यह इन रचनाओं का सही अनुक्रम है।
अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध है। तो सरहपा का संबंध किस साहित्य से संबंध है इनका? सिद्ध साहित्य से। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो इसका सही जवाब है दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। हमारा अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? योगींद्र या जोइंदु। योगींद्र या जोइंदु को परमात्म प्रकाश का रचना माना जाता है। और परमात्म प्रकाश यानी यहीं से दोहा छंद का आरंभ भी माना जाता है। परमात्म प्रकाश रचना जो कि जोइंद की है, और यहीं से दोहा छंद का आरंभ भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबरस के रचनाकार हैं। सबरस के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही सबरस रचना के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हठयोग का प्रभाव पड़ा है। तो हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा है? यह गोरखनाथ पर पड़ा है। और हठयोग का आशय क्या है? तो हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, इन दोनों को योग से हठयोग शब्द बना है। और हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो ये गोरखनाथ पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। तो कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? ये उद्योतन सूरी हैं। उद्योतन सूरी कुवलय माला कथा की रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अद्यहमाण की रचना है। अद्यहमाण की रचना है, तो इसका सही जवाब है संदेश रासक। अद्यहमाण संदेश रासक की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं, तो इसका सही जवाब है हेमचंद। हेमचंद की शताब्दी के कवि हैं, तो ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, तो इसका सही जवाब है ऋडय कुमार चर्यू। ऋडय कुमार चर्यू ये पुष्पदंत की प्रबंध रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, इसका सही जवाब है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर को मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, तो इसका सही जवाब है ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। अगला प्रश्न है, व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, तो इसका सही जवाब है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार संगति क्रम होगा। काल क्रमानुसार संगति क्रम होगा, यानी इनका सही क्रम होगा, तो इसका सही जवाब है सबसे पहले कुवलय माला आएगी रचना, फिर उसके बाद राउलवेल, उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उसके बाद कीर्ति लता। ये इसका सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं, तो इसका सही जवाब है विद्यापति। अगला प्रश्न है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखबानी पुस्तक के संपादक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, तो इसका सही जवाब है शिव सिंह सरोज में।
शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। शिव सिंह सरोज ये किसकी रचना है? तो यह शिव सिंह सेंगर की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास व एकदम नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर से सुनिएगा, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस विद्वान ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास व एकदम नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं। तो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरहपा, और राहुल सांकृत्यायन ने भी इनको प्रमुख कवि या प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ, और इनको गोरखनाथ का गुरु भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, तो इसका सही जवाब है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य का दूसरा नाम है। तो रासो साहित्य का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है चारण साहित्य। रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। और बीजोपन काल किसने कहा है? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध हिंदी नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो क्या नहीं उपलब्ध है हिंदी काव्यधारा में? इसका सही जवाब है सिख साहित्य। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो इसका सही जवाब है वीर रस। श्रृंगार रस में भी रचनाएं आदिकालीन साहित्य में रची गईं, लेकिन आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है, उनकी रचनाओं में जो प्रमुख रस मिलता है वह वीर रस मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अभी पहले भी आपने पढ़ा, ये किसको कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। और पौमचर्य किसकी रचना है? वो स्वयंभू की रचना है। पौमचर्य को पूरा किसने किया? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। और पौमचर्य में किसका वर्णन है? तो वो राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। तो ये भी मैंने पहले बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को या आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई दरबारी कवि थे। तो ये दरबारी किसके दरबारी कवि थे? ये थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित
महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है या आशय है? तो इसका सही जवाब क्या है? सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, यह महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो ये किस में मिलता है? ये मिलता है परमाल रासों में, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है आल्हा खंड, यानी कि परमाल रासों को हम आल्हा खंड नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता थे। तो नाथ पंथ का प्रणेता किसे माना जाता है? ये माना जाता है गोरखनाथ को। अगला प्रश्न है, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं विद्यापति की। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। और वाल्मीकि किसे माना जाता है? तो वह स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो इसका सही जवाब है राउल बेली। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल का कवि नहीं है। आदिकाल का कवि नहीं है, तो इसका सही जवाब है नाभादास। नाभादास किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो ये नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना कौन सी है? विद्यापति की पदावली आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की भाषा है। तो आदिकाल की भाषा क्या है? ये है डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया है किसमें? आदिकाल में। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? ये माना जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो वो माना है चंद्रबरदाई को। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। इसका सही जवाब है पद्धरि। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्धरि है। अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर विशलदेव गया था, कहाँ गया था? इसका सही जवाब है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। फिर से सुनिएगा, वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब है पौंचरी। और पौंचरी किसकी रचना है? ये स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने नाम दिया है। तो इसका सही जवाब है चारण काल। और चारण काल, आदिकाल को चारण काल और किसने कहा है? तो वो रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। यानी कि ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा दोनों लोगों ने आदिकाल को चारण काल भी कहा है। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में नहीं है। 84 सिद्धों में नहीं है। तो इसका सही जवाब है सारंगधर। सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। तो इसका सही जवाब है जगनिक। और जगनिक की रचना कौन सी है जिसमें आल्हा और उदल के चरित्र का वर्णन मिलता है? तो वो है परमाल रासो, जिसे हम आल्हा खंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। तो पंच पांडव चरित्र रास की रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा रचना है। तो भविष्यत कथा रचना है। तो इसकी भविष्यत कथा रचना किसकी है? ये है धनपाल की
रचना। हमारा अगला प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, संवत 1050 से 1375 विक्रमी की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया था? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके पहले भी हमने बताया कि वीर गाथा काल नाम आदिकाल को किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था। इसका सही जवाब है आदिकाल में। आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल में किस विशेषता का अभाव है? तो आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना का प्रायः अभाव मिलता है। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ लिखे गए थे। तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे डिंगल पिंगल भाषा में। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद रचित हैं। विद्यापति के पद रचित हैं, तो वो किस में रचित हैं? वो मैथिली भाषा में रचित हैं। और मैथिली भाषा विद्यापति के पद किस में रचित हैं? तो वो हैं पदावली में। पदावली में। और पदावली की भाषा क्या है? वो मैथिली है। तो विद्यापति के पद रचित हैं मैथिली भाषा में, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, तो इसका सही जवाब है भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य क्या है? ये इसका सही जवाब है ढोला मारूरा दूल्हा। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम है। तो इसका सही जवाब है मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ के गुरु का नाम है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है, तो इसका सही जवाब है पतंजलि ने। पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि हैं। सिद्धों का प्रथम कवि हैं या सिद्धों के प्रथम कवि हैं, तो इसका सही जवाब है शरहपा। शरहपा को सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, और किसने माना है? तो ये माना है राहुल सांकृत्यायन ने। इसके बाद अन्य विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, तो यह व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं। तो प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं वंशीधर। वंशीधर को प्राकृत पैंगलम का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। इसका सही जवाब है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है किसकी? तो वो है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। ये इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है,
आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है? तो आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है वो है परमाल रासो। अगला प्रश्न है महुवर बुझई कुसुम रस कब कलासु झैल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल। फिर से सुनिएगा, महुवर बुझई कुसुम रस कब कलासु छैल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल। ये पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है विद्यापति की। हमारा अगला प्रश्न है आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। तो किसने कहा है? ये कहा है अमीर खुसरो ने। तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। तो इसका सही जवाब है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि के रूप में जाना जाता है या प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? ये हैं जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। हमारा अगला प्रश्न है नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है देवसेन। देवसेन नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9। नाथों 9। अगला प्रश्न है जम्मू स्वामी रास के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है धर्मसूरी। धर्मसूरी जम्मू स्वामी रास के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है विशल देव रासों का अंगिरस है। तो विशल देव रासों का अंगिरस श्रृंगार रस माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है। तो इसका सही जवाब है नेमिनाथ चौपाई में। नेमिनाथ चौपाई में हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है श्रावकाचार रचना है। तो इसका सही जवाब है देवसेन। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं। तो इसके पहले भी हमने पढ़ा गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? इसका सही जवाब है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। हमारा अगला प्रश्न है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वो थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां हैं। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं। अगला प्रश्न है स्वयंभूकृत पौमचर्यु की कथा संबद्ध है। तो इसका सही जवाब है राम कथा से। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दूल्हा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। ढोला मारूरा दूल्हा इसका संबंध राजस्थान क्षेत्र के लोकप्रिय लोक भाषा काव्य के रूप में रहा है। अगला प्रश्न है जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है। तो किस पर माना जाता है? वो माना जाता है विद्यापति पर। इसका सही जवाब है विद्यापति। अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब है डिंगल शैली का। डिंगल भाषा या डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है इसमें वीर रस की रचनाओं में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब है राजा
धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है। चंद्रबरदाई की रचना है, तो चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। किसके जीवन से संबंधित है? ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वह साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो हैं, क्या है? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। जो किस में लिखी गई हैं? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। वह रचनाएं साहित्यिक रचनाएं मानी जाती हैं, या वह रचनाएं साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करेई, परम महासुख एक कड़े दुर्य अशेष हरेई। फिर से सुनिएगा, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करेई, परम महासुख एक कड़े दुर्य अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे में महासुख का संबंध है। तो महासुख का संबंध किससे किससे है? पहला पॉइंट है, महासुख का तत्सम रूप है। महासुख का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, महासुख व्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। महासुख व्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। अगला पॉइंट है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। क्या है? प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख का संबंध किससे किससे है? देखो फिर से देखिएगा ये सारे पॉइंट। पहला है महासुख का तत्सम रूप है। दूसरा पॉइंट है, महासुख व्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। तीसरा पॉइंट है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है, तो इसका सही जवाब है दोहा कोश। अगला प्रश्न है, वह कवि जो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है, तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ये मानी गई है 84। कितनी मानी गई है? तो 84 मानी गई है, और नाथों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की रचना नहीं है। विद्यापति की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है? इसका सही जवाब है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? ये जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? तो ये जयदेव की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है, ये विद्यापति की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा है, तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? इसकी भाषा है अवहट्ट। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसके साथ ही आज हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल समाप्त हो गया है। कल से हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो हमारी क्लास तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।